नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ रही हैं, जो आमतौर पर जियोपॉलिटिकल मामलों पर अपनी राय देते हैं और हर कोई उनकी राय सुनने के लिए लालायित रहता है। लेकिन अब ये हमारा माड़ा पक्ष समझ लीजिए कि जब हम पंजाब की, चंडीगढ़ की, कई बार हरियाणा की भी राजनीति का ज़िक्र करते हैं, तो हमें वहाँ से कोई ऐसा विश्लेषक नहीं मिल पाता, जिसको इतनी गहराई से सारी चीज़ों की समझ हो और दूसरी बात, इतनी निष्पक्षता और तटस्थता के साथ वो सारे मुद्दों को सामने रख सके। तो उसके लिए भी हम कभी-कभी रमणीक सिंह मान जी को ही कष्ट देते हैं। तो उनसे अनुरोध किया गया तो वो सहज तैयार हो गए। तो सीधे मैं जोड़ लेता हूँ रमणीक सिंह मान जी को और उसके बाद आज पंजाब पर ही चर्चा करेंगे हम लोग उनसे। रमणीक सिंह जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जी। रमणीक जी, ये तो अब देश-विदेश में सबको पता चल चुका है कि जंतर-मंतर पर जो तमाशा हुआ है, ये जो बछड़े यहाँ कूद रहे थे, ये किसके बुलाए हुए थे और इसके पीछे का एक्चुअल में मूल मकसद क्या था? और जब इनका हम तांडव देख रहे थे, तो हमें वो 3 कृषि कानून भी याद आ रहे थे और 13 महीने का वो आंदोलन भी याद आ रहा था और उसके बाद योगेंद्र यादव का एक इंटरव्यू भी याद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी, अगर ये ठीक तरीके से बैटिंग नहीं कर पाए, बॉलिंग नहीं कर पाए, फील्डिंग नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो ये जाकर के नहीं करने वाले थे। तो इस बार भी ये पिच तैयार की जा रही थी क्या? और इस बार पंजाब की? क्योंकि ये एक बाहर खबरें आ रही हैं और आप भी प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि जमकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना कर रही है इस समय भगवंत मान सरकार। सोई साहब, पहली चीज़ तो अपन यहाँ से शुरू कर लें और सच बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और सच जो है सहजता से धीरे से कह देना चाहिए। अब सच्चाई ये है, जहाँ तक आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, आम आदमी पार्टी का उत्पन्न जो है, वो हुआ था अन्ना हज़ारे के मूवमेंट में से और उस वक़्त यही अरविंद केजरीवाल जो आज आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, इनकी उस वक़्त की तस्वीरें निकाल लीजिए, इनके उस वक़्त के बयान निकाल लीजिए। उन बयानों में आप ये पाएँगे कि ये बार-बार कह रहे हैं कि सत्ता में नहीं आना चाहिए, जो सत्ता में आता है वो करप्ट हो जाता है। पता नहीं इस कुर्सी में ऐसा क्या है कि जो इस कुर्सी पे बैठता है, वो करप्ट हो जाता है। अब अरविंद केजरीवाल ने अपने ही कहे शब्दों को सत्य साबित किया। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी पे कभी बैठूँगा नहीं, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूँगा, मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं कभी सरकारी घर नहीं लूँगा, मैं कभी सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा। खैर वो सारी बातें अलग थी। उन्होंने फिर जो बड़ी बात है अपने बच्चों की सौगंध खाई, अपने बच्चों की कसम खाई और कहा कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूँगा, कभी मैं मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई भी ऐसा पद मैं ग्रहण नहीं करूँगा। चलिए वो बात वो रही कि उन्होंने झूठ बोला और राजनीतिक व्यक्ति झूठ बोलते हैं अक्सर, कोई बड़ी बात नहीं है। और इनका जो कंपैरिज़न है, आपको याद हो तो उस वक़्त जो इंटरनेट पे मीम चलते थे, इनका जो तो इनकी तुलना जो है वो गिरगिट से की जाती थी कि किस प्रकार रंग बदलते हैं। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है जो लोगों तक आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्वीकारा है कि उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया है या फोर्ड फाउंडेशन उनको फंडिंग देती है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण ये है कि फोर्ड फाउंडेशन जो है वो सीआईए, अमेरिका की जो सीआईए है, उसकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और हम सब जानते हैं कि सीआईए निरंतर बहुत लंबे समय से भारत के अंदर रिजीम चेंज करने का प्लान कर रही है। सीआईए ने बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, म्यांमार में और दुनिया के कई मुल्कों के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशंस रन किए। वो इस बात को स्वयं स्वीकारते हैं कि हाँ, हमने ये रिजीम चेंज ऑपरेशंस किए।
वो इस बात को भी स्वीकारते हैं कि जो अरब स्प्रिंग हुआ था या जो अरब के अंदर डिस्टर्बेंस हुई, वो सारी उनकी क्रिएट की हुई। तो एक व्यक्ति जो सीआईए से पैसा लेके भारत की राजनीति में आ रहा है, उसका अर्थ तो ये है कि अमेरिका की सीआईए सीधे तौर पे नहीं, परंतु भारत के संवैधानिक मूल्यों का फायदा लेते हुए, जो व्यवस्थाएं हैं उनका फायदा लेते हुए, उन्होंने एक राजनीतिक दल, एक राजनीतिक व्यक्ति को भारत के अंदर प्लांट किया, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है। अब अमेरिका के द्वारा प्लांट किया गया एक व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री रहता है। पंजाब जैसा एक जो सेंसिटिव राज्य है, बॉर्डर स्टेट है, उसके अंदर उनकी पार्टी की सरकार है, और भगवंत सिंह मान इतने फैसले लेते हों ना लेते हों, पर अरविंद केजरीवाल की कही बात को कोई टाल नहीं सकता। ये हालात हैं साहब, और ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये इजीली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसका बेसिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि सीआईए से पैसा लेके अगर कोई भारत में राजनीति कर रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि जो सीआईए का उनका मुद्दा होगा या जो उनके एजेंडाज होंगे, उसको आगे भी लेके आएगा। तो सीजेपी का आपने वर्णन किया, शाहीन बाग की बात आपने नहीं करी, आपने किसान आंदोलन की बात करी। मैं आपको और पीछे लेके जाता हूँ। रोहित वेमुला, जब 2014-15 में सरकार आई आई थी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब रोहित वेमुला का जो सुइसाइड था, उसको भी तुमने बहुत बड़ा केस बना के, और निरंतर अगर आप देखेंगे तो भारत में इस प्रकार के प्रयास होते रहे। आपको मैं वाजपेयी साहब के समय में ले जाऊं, आप तो पुराने पत्रकार हैं, जिसको हम लोग प्यार से हिंदी में बोल देते हैं कि आप तो पुराने चावल हैं इस फील्ड के। आपको याद होगा कि जो तहलका कांड हुआ था प्रधानमंत्री तरुण वाजपेयी जी के तेजपाल समय, वाला, तरुण जी, तेजपाल वाला। जी। तरुण तेजपाल वाला, वो भी प्लांटेड था। उसके भी जो तार हैं धीरे धीरे खुल रहे हैं। और आपको याद होगा कि प्याज की कीमत के पीछे जो है वो सरकार गिर गई थी। ये सारी चीजें प्लांटेड है साहब। इनका इनका एक आपस में नाता जुड़ता है, और वो डीप स्टेट जो है वो भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहा है। परंतु एक बात में जो तारीफ है वो बनती है केंद्र सरकार की, कि उन्होंने इस सारे मुद्दों को, मसलों को बड़े एहतियात से हैंडल किया है। और जैसा आपने वो पढ़ा होगा, बॉबी बुलर, जो गुरप्रीत सिंह बुलर जो कमिश्नर रहे थे अमृतसर रेंज के, उन्होंने जब इस बात का खुलासा किया कि आईएसआई के मॉड्यूल जो हैं वो जंतर मंतर के अंदर जाके, और वहां पे वो पेट्रोल बम और पिस्तौलों से कुछ वहां पे कार्रवाई करना चाह रहे थे, जिसमें संभवतः कई बच्चे मारे जाते हैं। उस खुलासे के तुरंत बाद उनका तबादला कर दिया जाता है, उनको वहां से हटा दिया जाता है। और अब इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जहां पे वो रिपोर्ट्स तैयार हुई थी, उनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन, तब्दीली ऐसी की गई होगी कि जो वहां से फोकस को हटा दे। जी, ओंकार जी। ये कितना गंभीर मसला है कि अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ऑन कैमरा उनको प्रस्तुत भी करते हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये बताते हैं सबूत पेश करते हुए कि इनका मोटिव क्या था और ये किस तरीके से वहां पर रेकी कर रहे थे। उसी समय खुलासा होता है पश्चिम बंगाल में कि वहां भी कोई पुलिस की वर्दी पहन करके या तो बम विस्फोट करने वाला था या निशाना बनाने वाला था किसी को। और ये जाहिर है आईएसआई की करतूत है, इधर से भी और उधर से भी। और इन चीजों को भी आप दबा रहे हैं बैठ कर के। और ऐसे पुलिस कमिश्नर जिसकी शाबाशी होनी चाहिए थी, जिसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए थी, उसको आप पनिश कर रहे हैं, तबादला कर रहे हैं। अब देखिए, इसका तो सीधा-सीधा एक ही अर्थ निकलता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो भगवंत सिंह मान हैं, उनके आका जो हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। परंतु अरविंद केजरीवाल के आका कौन है जो उनसे ये सारे कृत्य कार्य करवा रहे हैं? ये बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे की कहानी जो है वो समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पे ये मुद्दा दिल्ली के अंदर एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बढ़कर, ये जंतर-मंतर के अंदर बच्चों के प्रोटेस्ट से बढ़कर, या ये पंजाब के अंदर एक इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बढ़कर एक नेशनल सिक्योरिटी, एक राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन गया था। और वो बना था केवल अमृतसर के कमिश्नर के स्टेटमेंट के बाद। उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को एलैबोरेट किया और बताया, और जिस तरीके से उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत करे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उससे ये जाहिर हो गया था कि ये कोई इंटरनल सिक्योरिटी इशू नहीं है, परंतु ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें दुश्मन देश जो है उसके जो एजेंट हैं, उसके जो मॉड्यूल्स हैं भारत के अंदर,
वो अपने आप को एक्टिवेट करके और जहाँ हमारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी हरकत करके जिससे आगजनी, भगदड़ी, गोलीबाजी कुछ ऐसा हो जिसमें लोगों की मृत्यु हो और उसका इल्ज़ाम जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर आए, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और वो इस सारे के सारे विषय का जो ठीकरा है या इल्ज़ाम है वो केंद्र सरकार के ऊपर लगा सके। अब जब ये विषय जब सामने आता है, उसके बाद जब कमिश्नर पुलिस का तबादला होता है, तो सर्कमस्टेंशियली आपको ये समझ में आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय को लेके कितनी गंभीर है आम आदमी पार्टी और उनके सुप्रीमो और किस तरीके से उन्होंने इस विषय को हैंडल किया, ये सबके सामने बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, नज़र आ रहा है। जो सर आपका माइक म्यूट है सर। जी सर, सॉरी। जी। 2 चीज़ों का मैं उल्लेख करूँगा। 20 जुलाई को जब संसद का मार्च शुरू होने वाला था जंतर-मंतर से, उसके पहले अरविंद केजरीवाल के कई वीडियो आए और उन्होंने लोगों का आह्वान करना शुरू किया कि आप लोग जंतर-मंतर पहुँचिए और संसद मार्च में जो है बढ़-चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और मुझे लगता है कि अपने कैडर को भी, जो भी बचा-खुचा इनका है दिल्ली में, उसको भी लगाया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी लगी पर्दे के पीछे से और वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि कम से कम 989 ऐसे चेहरे थे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो रेप के भी, हत्या के भी, हत्या का प्रयास के भी, लूट के भी, डकैती के भी, तमाम तरह के अपराधों में लिप्त थे। ऐसे लोगों को भी वहाँ इकट्ठा किया गया था। यस। सो और साहब आप ये चीज़ें बताती हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश थी 20 जुलाई के दिन। सो साहब आप इस चीज़ को इस प्रकार से देखिए कि जब तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार थी, उनकी सत्ता थी, तब तक ऐसे गुंडे और ऐसे क्रिमिनल तत्व जो हैं, वो सत्ता का सुख प्राप्त कर रहे थे, उनकी प्रोटेक्शन या उनकी ओट में वो काम कर रहे थे। उस बात का जीवंत उदाहरण जो है वो हमने ये देखा कि कोविड के अंदर किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने ऑक्सीजन की होर्डिंग करी, दवाइयों की होर्डिंग करी। सीएए के वक्त हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने जो एक समुदाय विशेष के बहुल क्षेत्र हैं उसके अंदर किस प्रकार से मारकाट करी और छतों के ऊपर से पेट्रोल बम और तमाम वो पत्थर और ईंटें जो है बरामद हुई। ये वही तत्व हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ मिलके काम कर रहे थे। अब वो सत्ता से बाहर हैं, वो बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, उनको कहीं से आमदन का रास्ता नहीं है, उनके पास सत्ता की जो सुरक्षा है या सत्ता का सुख नहीं है। तो जब अवसर मिला उनको दिल्ली के अंदर काम करने के लिए, तो उस वक़्त उन सेल्स को एक्टिवेट किया गया और ये धीरे-धीरे दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आएँगी, उसके अंदर चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। उनको मोबिलाइज़ किया गया, उनको एक्टिवेट किया गया और उनको लाके जंतर-मंतर पे बिठाया गया। किस कारण से कि केवल वहाँ पे आगजनी, एनार्की और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट की जाए, जिसके अंदर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस इस चीज़ के लिए मजबूर हो जाए कि वहाँ पे लाठीचार्ज और पैलेट से बढ़ के लाइव बुलेट फायर करनी पड़े और वहाँ पे लोग हताहत हों। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपके श्रोता जो सुन रहे हैं, जिनके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी कोई भी संवेदना है इन लोगों के साथ, आप इतनी बात को समझ लीजिएगा सरकार कि आपकी बेटा या बेटी वहाँ पे यदि मारे जाते तो वो केवल एक राजनीतिक विषय बनते और वो राजनीतिक विषय बनाने के लिए गुंडे तत्व और आईएसआई के एलिमेंट्स मिल के इसके अंदर काम कर रहे थे। ये अच्छा है, परमात्मा का बहुत शुक्र है कि वहाँ पे इस प्रकार का कोई इवेंट नहीं हुआ जिसके अंदर आगजनी हो या वहाँ पे गोलीबाजी हो या स्टैम्पीड हो, जिसमें बच्चे मारे गए हों। ये बहुत शुक्र है परमात्मा का, सिचुएशन स्थिति जो कंट्रोल हुई। परंतु आप इस बात को याद रखिएगा कि जब भी कभी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, उसके अंदर ये गुंडा एलिमेंट, ये गुंडे तत्व, क्रिमिनल एलिमेंट्स हमेशा राजनीतिक लाभ के लिए इंसर्ट किए जाते हैं और मारे जाते हैं सामान्य आप जैसे हमारे जैसे नागरिकों के बच्चे। तो हमको इन चीज़ों से बचना है, संभलना है और कम से कम हमको इनकी जो गहरी साजिश है, उस तक अपना ध्यान लेके जाना है, उसको समझना है कि साहब किस प्रकार से ये केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए हमारे बच्चों की आहुति देने के लिए तैयार है
उनकी चिताओं पे, हमारे बच्चों की चिताओं पे रोटियाँ सेकने को ये लोग तैयार हैं। तो ये लोगों इन लोगों से कितना हमको संभलना चाहिए, कितना बचना चाहिए और कितना हमारे को डिस्टेंस रखना चाहिए, इनसे फासला रखना चाहिए, इस बात के लिए आप खुद समझदार हैं, आप खुद इस बात को लेके संवेदनशील हैं। सोचिएगा दोबारा कभी इस विषय में कि कैसे हमने इन लोगों के साथ डील करना है। जी ओंकार जी। माइक आपका म्यूट है। जी। इनका दूसरा बयान आया उस दिन जिस दिन सुखबीर बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और बाकायदा इन्होंने रात को वो बयान रिकॉर्ड जारी करके ये कहा कि साहब किस कदर इनसिक्योरिटी है भारतीय जनता पार्टी खेमे में, जो फिर से ये हाथ मिला रहे हैं सुखबीर सिंह बादल से। क्या इनके पेट का पानी ढीला होता है अगर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी हाथ मिला लेते हैं? और नंबर दो, चूंकि आप बिल्कुल वहां धड़कन देख रहे हैं सबकी, अकाली दल से भारतीय जनता पार्टी का हाथ मिलाना फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? नहीं, फिलहाल की जो परिस्थिति है उसमें तो दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद होगा। कारण देखिए, अकाली दल इस वक़्त अपने इतिहास में सबसे कम सीटों पे या सबसे कम वोट बैंक पे या सबसे कम परफॉर्मेंस पे है। ऐसा कभी इनके 100 साल के इतिहास में नहीं हुआ कि भारतीय जनता सॉरी के श्रोमणी अकाली दल के पास केवल 3 सीटें, उनमें से भी 2 विधायक जो हैं वो उनके पास नहीं है। केवल 1 विधायक जो है वो इनकी विक्रमजीत सिंह मजीठिया की जो धर्मपत्नी है वो, और 1 सांसद जो सुखबीर सिंह बादल की धर्मपत्नी है वो हरसिमरत कौर बादल। तो केवल परिवार के अंदर ही 2 सीटें रह गई हैं। इनके पास उसके बाहर कुछ भी नहीं है, खाता एकदम खाली है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने इतिहास में सबसे अधिक सीटें जो है वो पूरे भारत में वोट शेयर के नाते लेके आई है। और पंजाब के अंदर जो वोट शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ के तकरीबन 18 साढ़े 18% के आसपास है, और अकाली दल का वोट शेयर केवल 11% के आसपास है। और सच्चाई इस वक्त ये है कि ये दोनों मिला लें यदि पिछले परफॉर्मेंस के अनुसार तो 29% पे बैठते हैं, और 33 या 34% के ऊपर जो है वो पंजाब के अंदर सरकार बनने की संभावना है, क्योंकि इस वक्त 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट नजर आता है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल बादल, शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट जो है वो मजबूत नजर आते हैं। तो हालिया जो इंसिडेंट है उसके बाद निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और शिरोमणि अकाली दल बादल के अंदर भी ये चर्चाएं तेज हुई हैं कि हमने आगे कैसे बढ़ना है, और उसी नाते से मैं समझता हूँ कि सुखबीर बादल जो हैं वो प्रधानमंत्री जी से मिले आके, चाहे उसका उन्होंने ये कहा हो स्टेटमेंट देने के नाते कि हमने विमेन रिजर्वेशन बिल और जो डिलिमिटेशन बिल है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना सपोर्ट या सरकार को अपना सपोर्ट दिया है, पर उसके पर्दे के पीछे की वो 10 मिनट की जो मीटिंग है उसमें निश्चित रूप से इस बात पे चर्चा हुई होगी कि कैसे दोनों पार्टियां मिलकर आगे बढ़ सकती हैं। कारण पंजाब के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने सबने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हम अकाली दल के बिना अकेले 117 सीटों पर लड़े। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यही बात रिपीट करी। उनके अलावा अमित शाह जी ने भी यही बात रिपीट की कि हम 117 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। केवल प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वाहिद व्यक्ति, अकेले व्यक्ति रह गए थे जिन्होंने इस विषय पे कोई बात की नहीं थी। तो इस विषय पे यदि कोई सकारात्मक या पॉजिटिव चर्चा करनी थी तो बादल साहब के पास सिवाय प्रधानमंत्री जी के और कोई रहा नहीं था। तो ये जो है हालात ये जमीन पे बदल सकते हैं, पर एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पंथिक राजनीति में इस वक्त अकाली दल भी काफी डामाडोल है, स्पेशली तब जब शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे ने जो अपनी पहली सूची जारी करी है उसमें जो किरदार उन्होंने चुने हैं अपने कैंडिडेट होने के लिए 5, उनमें से 2 से 3 व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके परिवार जो हैं वो किसी न किसी ऐसे इंसिडेंट में ऐसे उसमें मुलव्वस हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व हैं कि जो चाहे वो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की बात हो या और एंटी नेशनल बातें जो हैं उसमें आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। तो जिस किस्म से वो एक अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट कह लीजिए या अल्ट्रा पंथिक कह लीजिए स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वारिस पंजाब से, उस किस्म से अकाली दल बादल नहीं कर पा रहा। और दूसरा विषय
जो जत्थेदार राजोआणा हैं, उनके पैरोल के लिए जो है मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सीधा गवर्नर साहब को लिखा है। वो भी जो बंदी सिंहों की बात चलती है बार-बार, उसके अंदर भी एक किस्म से वो जो इश्यू है या वो जो मसला है, वो अकाली दल के हाथ से हाईजैक करके आम आदमी पार्टी अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रही है। ये भी एक बड़ा विषय है और अकाली दल बादल के लिए ये बड़ी कैच 22 जैसी सिचुएशंस का कारण ये है कि एक समय पे इनको राजोआना को अकाली दल बादल के जो मुखी हैं सुखबीर बादल, इन्होंने आतंकवादी घोषित कर रखा। इन्होंने कहा था कि भी जो किसी मुख्यमंत्री के मर्डर में सम्मिलित हों, मुलव्वस हों, वो एक टेररिस्ट हैं। अब उनको लोग यहाँ पे जत्थेदार समझते हैं, कुछ लोग उनको कौम का हीरा समझते हैं। तो ये जो बात है वो इनको इस फिक्स में फंसाती है। जी चोई साहब। आपका माइक म्यूट है। मान साहब, जब मैं चंडीगढ़ और पंजाब में था तो गुरचरण सिंह तोड़ा जैसे लोग बादल को सहयोग करने वाले होते थे, और उस समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी इन्हीं का बोलबाला हुआ करता था। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आखिर बदल कैसे गई? और जहां तक भिंडरावाले के समय का दौर था, उस समय भी हमने देखा है कि एक अंडरस्टैंडिंग तो होती थी बादल साहब के बीच में, और जो चरमपंथी थे, उग्रवादी थे, उनके बीच में एक अनघोषित अघोषित सा एक समझौता हुआ करता था, समझबूझ हुआ करती थी। तो पंथिक वोटों को पर भी ये कब्जा रखते थे, और जो गांव देहात का वोटर है वो तो परंपरागत रूप से अकाली दल के साथ था ही, इनके साथ था ही। ये कमजोरी कैसे आ गई? देखिए, 2 बातें इसमें अपन स्पष्ट करते चलें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कब्जा आज भी शिरोमणि अकाली दल के पास ही है। सुखबीर बादल ही ये शॉट्स कॉल करते हैं कि कौन एसजीपीसी का प्रेसिडेंट बनेगा। यहाँ तक कि कौन श्री अकाल तख्त साहब का जत्थेदार बनेगा, कौन सिंह साहब वहाँ पे उस सीट को ऑक्यूपाई करेंगे, वो अभी भी काफ़ी हद तक जो है आप मान के चलिए कि बादल परिवार के हाथ में ही है ये। परंतु जो टेस्ट ऑफ टाइम बोलते हैं या आप जो समाज में या व्यक्तियों की जनता के अंदर टेस्ट होती है, वो किसी भी लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर ये होती है कि भाई हर 5 साल में एक दफ़ा चुनाव होते हैं और चुनाव के अंदर जो जीत के आता है वो अपनी सत्ता बनाता है। 14 साल से ऊपर हो चुके हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव नहीं हुए। उनके ओ, चुनाव होंगे जी, उनके चुनाव होंगे तो पता लगेगा कि शिरोमणि अकाली दल का पंथिक राजनीति के ऊपर कितना मजबूत पकड़ है, क्योंकि ऐसा समझ में आता है कि जो अन्य गुट हैं, जो खालिस्तानी गुट हैं या चरमपंथी ग्रुप हैं, उनके या विचारधारा रखने वाले ग्रुप हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं वो शायद शिरोमणि अकाली दल के जो कैंडिडेट हैं, जो आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मेंबरों के रूप में हैं, तो शायद वहाँ से भी इनका जो कब्जा है वो छूट जाए, हट जाए। क्योंकि ये कठिन नज़र आता है कि ये दोबारा जो है इलेक्शन में इन हालातों में मजबूती पाएँगे। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके इनकी सरकार आती है और दोबारा ये चुनाव कराते हैं, तो ये उन चुनावों में आगे आ सकते हैं, ये उन चुनावों में जीत सकते हैं। परंतु जिस प्रकार का माहौल इस वक़्त पंजाब में है, तो ये जो आपने बताया कि पंथिक राजनीति के अंदर जो पकड़ है, वो इनकी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और वो इस बात से स्पष्ट है, वाज़ेह है कि जिस तरीके से इनका पिछली बार का परफ़ॉर्मेंस था, वो बहुत मतलब निराशायोग था। और अब भी ये महत्वपूर्ण होगा कि कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, कितनी सीटों के ऊपर शिरोमणि अकाली दल लड़ती है। यदि ये अलायंस में जाते हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अकाली दल की ओर से अगर सुखबीर बादल को आगे प्रोजेक्ट किया जाता है इस कोएलिशन के द्वारा, इस गठबंधन के द्वारा, फिर इस गठबंधन के सत्ता में आने के चांसेस बहुत कम हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी को ये अवसर मिलता है कि वो अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दें और वो जो मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोलते हैं, जिसको जब वो अपना बनाएंगे, जिसमें मैनिफेस्टो निकल के आएगा, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ आज कि ड्रग्स का मसला है, पंजाब के अंदर मुद्दा ड्रग्स का है। देखिए, पलायन है, ड्रग्स है, स्कूलों कॉलेजों में ड्रॉप आउट्स है, या जो हमारे बच्चे हैं जो 18 साल से कम की जुवेनाइल बोलते हैं जिसको कानूनी भाषा में, उनका क्राइम के अंदर, ड्रग्स के ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मुलव्वस होना है उनका, और जिस प्रकार से गैंगस्टरिज्म हो गया, फिरौती होगी,
और यहाँ से इंडस्ट्री का पलायन हो चुका है बल्कि वो कह रहा है। और जो भी अच्छे कारोबारी हैं उनको टारगेट करके उनसे एक्सटॉर्शन की जा रही है। और ये बात मैं आंकड़ों के आधार पे अगर कहूँ तो डीजीपी पंजाब जो गौरव यादव है उन्होंने खुद कहा कि पंजाब के अंदर ऐसे 500 से 600 गैंग्स हैं और उसके अंदर 8 से 9,000 गैंगस्टर्स हैं और हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर किसी स्टेट में 8 से 9,000 गैंगस्टर्स हैं, उनको हाइड आउट भी चाहिए, उनको पैसा भी चाहिए, उनको वेपन्स भी चाहिए, उनको निरंतर कोई ना कोई टारगेट भी चाहिए जहाँ से वो कलेक्शन करें। उनको हाइड आउट्स मतलब एवरीथिंग जो एक गैंगस्टर का अगर आप समझें कि ऑपरेशन करने का है या ऑपरेट करने का क्या तरीका होता है और बाहरले मुल्कों से कॉल्स आती हैं, यहाँ पे पैसे उठाए जाते हैं। तो ये जो नेक्सस है, चाहे वो जेल के अंदर से, चाहे विदेशों से हो, चाहे उसके अंदर जुवेनाइल्स को इन्वॉल्व करने की बात हो, लोग इससे ऊब चुके हैं। और एक मेरा एक जानकार है, वो है बिल्कुल चरमपंथी जहाँ वो केवल मेरे को 6 महीने, साल में 1 दफ़ा फ़ोन कर लेता है कि मान साहब आप किन चक्करों में पड़े हो, आप ये छोड़ो, आप हमारी तरफ आओ, आप अच्छा बोलते हो, आप हमारी वकालत करो, हमारे लिए बात करो। तो उसकी मेरे से बात हो रही थी। तो मेरे को कहने लगा कि मान साहब ऐसा पहली बार मेरे को जीवन में लग रहा है कि पंजाब को यदि बचाना है, यहाँ से ये ड्रग्स का मसला है, ख़ास तौर पे जो हमारी नस्ल ख़राब हो रही है उसको लेके ना, हमने सबको पंजाब ने मौका दिया। कांग्रेस पार्टी को 1984 के दंगों के बावजूद एक बहुत बड़ी गिनती पे सिखों का कत्लेआम और जेनोसाइड करने के बावजूद हमने मौका दिया। हमने पंथिक पार्टियाँ उनको हमने शिरोमणि अकाली दल को बार-बार मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। जब हम इनसे ऊब गए तो हमने आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़ के उनको पैसा भी दिया, उनको सपोर्ट भी किया, पर जो हमारी अपेक्षा थी उनसे वो पूरी नहीं हुई। हमको लगता है, अब ये विशेष है, हमको लगता है कि एक मौका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये शायद नशे को जड़ से खत्म कर सकें पंजाब से। और मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, वो ये है कि जो सिस्टम का एक पार्ट है, एक अंग है पंजाब में, वो उस नशा तस्करी से जुड़ा हुआ है, उसका बेनिफिट उसका लाभ ले रहा है। तो जब तक वो अंदर से काली भेड़ें नहीं निकलेंगी, तब तक इसको खत्म करना बहुत कठिन हो जाएगा। जी, जो सर। मान साहब, हमने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा था, 2020-21 में जो 13 महीने का आंदोलन चलवाया गया था, कुल मिलाकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना, उनके खिलाफ विश्वमन तैयार करना पंजाब में, यही सब था। और इस जी, बार जो आप जंतर-मंतर पर ये जमावड़ा लगा है, इसमें भी मुझे मोदी के खिलाफ मोर्चा था, ये तो ठीक है। लेकिन ये भी दिखाई दिया कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में भी पंजाब को लेकर के होड़ छिड़ी हुई है स्कोर बढ़ाने के लिए। और ये 20 जुलाई को संसद मार्च कर रहे थे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पर ही पहुंच गए, उनकी चौखट पर जाकर के हंगामा करना शुरू कर दिया। हुँ। देखिए, इसमें 2 बातें बड़ी वाज़ेह हैं कि पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, ये जो इच्छाधारी योगेंद्र यादव है कि कभी ये किसान एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी ये सामाजिक एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो इनके कई रूप हैं और ये हम पहले भी देख चुके हैं इनको। इनकी एक जो स्टेटमेंट है वो ये थी कि साहब ये देश जो है वो संसद से नहीं, वो सड़क से चलेगा। इसका यस। अर्थ ये है कि टोटल एनार्की। और ये चाहते हैं कि नेपाल जैसी स्थिति, श्रीलंका जैसी परिस्थिति जो है भारत में उत्पन्न हो। और ये आप जानते हैं कि ये लोग सब कम्युनिस्ट हैं, ये लाल झंडे वाले हैं और ये मीठी-मीठी बातें करके, सहज-सहज बोल के ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बरगलाते हैं। और सच्चाई ये भी है कि इन्होंने वो सीटी वाली पार्टी बनाई थी, आपको याद होगा इनका पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो सीटी हुआ करता। तो सीटी वाली पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। सीटी वाली पार्टी की सभी सीटों के ऊपर जमानत जब्त हुई, जहाँ-जहाँ चुनाव लड़े खुद इनकी जमानत जब्त हुई। ये गुरुग्राम से लड़े थे। तो सच्चाई ये है कि अंग्रेजी में एक शब्द है अनइलेक्टेबल। उसका अर्थ है कि जो चुने ना जा सकें, जो कभी चुने नहीं जा सकते, वो लोगों के बीच में भीड़ों के अंदर आके हुजूम के अंदर अपनी बात रख के लोगों के अंदर एक उत्तेजना, लोगों के अंदर एक गुस्सा, लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा करने का प्रयास करते हैं। और वो खुलेआम भारत के संविधान को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को चैलेंज करते हैं कि सरकार जो है ये देश जो है वो संसद से नहीं सड़क से चलेगा। तो जहाँ तक तो इनका विषय है, वहाँ तक तो आप ये मान के चलिए कि टोटल मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के, टोटल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के
इनका एक ही एक तरीका है कि किसी भी तरीके से सच बोल के, झूठ बोल के सत्ता प्राप्त करना। और इनकी आइडियोलॉजी में और अरविंद केजरीवाल की आइडियोलॉजी में कोई फ़र्क नहीं है। ये ऐसी ही सोच के मालिक हैं क्योंकि ये मुख्यमंत्री होते हुए भी धरने पे बैठ जाते थे। दूसरा विषय आपने लिया जी के जो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बड़े गौर से भारत की राजनीति को ऑब्जर्व करना, आप पाएंगे कि विपक्ष के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। विपक्ष के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि साहब हम जो है इस वैक्यूम को, इस स्पेस को ऑक्यूपाई करें। तो ऐसे मुद्दे जो नो इश्यूज हैं उनको, और ऐसे मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं उनके अंदर एनार्की, उनके अंदर किसी ना किसी तरीके से पीसफुल से उसको, शांतिपूर्ण से उसको उग्र बनाना, ये इस प्रकार की कोशिशें काफी समय से चल रही हैं। पर जैसे पहले एक समय पे कंपटीशन होता था कि सत्ताधीर जो है उसके साथ लड़के हम अगली बार सत्ता में आए, अब ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष आपस में लड़के ये प्रयास कर रहा है कि अगली बार हम विपक्ष में आए। तो ये उसका एक हिस्सा है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार के मुद्दे, जिस प्रकार की बातें लोगों के सामने की जा रही हैं, वो लोगों के साथ जुड़ती नहीं है। और आप समझते हैं, हम भी समझते हैं इस बात को कि हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं जहां पे 35-40%, 42% वोट लेने वाली जो पार्टी है वो सरकार बना लेती है और अच्छे नंबरों में सरकार बना लेती है। परंतु एक चीज जो हम मिस करते हैं, उसके बाद भी बचे हुए 60%, 62% या 57-58% जो वोट है, वो सत्ताधार पार्टी के विरोध में पड़ते हैं। तो उनको मोबिलाइज करना, उनको इकट्ठा करना और उनके अंदर आक्रोश पैदा करके सरकार को ओवरथ्रो करने का प्रयास करना, एक रिजीम चेंज ऑपरेशन चलाना, चाहे वो सीआईए की मदद से, चाहे वो और किसी विदेशी ताकत की मदद से या आईएसआई की मदद से वो ऑपरेट करें। तो ये निरंतर भारत में चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग भारत की सुरक्षा से, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री के तहत आते हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आते हो, उन लोगों ने बहुत मेहनत करी है। उनको एक सलाम, एक सलूट हम सबकी तरफ से बनता है कि उन्होंने निरंतर जो है इन चीजों को काउंटर किया है। हाँ, परिस्थितियां बिगड़ी हैं, पर कभी वो हाथ से बाहर नहीं गई। ऐसा नहीं हुआ कि संसद के अंदर ही घुस गए हों, ऐसा नहीं हुआ कि भी प्रधानमंत्री जी के आवास में घुस गए हों, जैसे हमने बांग्लादेश में जिस प्रकार के, या श्रीलंका में जिस प्रकार के, या आप मान के चलिए कैपिटल हिल में अमेरिका में भी हमने इस तरीके के जो सीन है वो देखे हैं कि जहाँ पे जो पार्लियामेंट का चैम्बर है उसके अंदर लोग घुस गए हों। ऐसा भारत में नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस प्रकार से ये प्रयास कर रहे थे, उन प्रयासों से तो यही नजर आ रहा था कि ये भारत के अंदर रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं। और ऑपोजिशन के अंदर ये होड़ लगी है कि साहब प्रिंसिपल ऑपोजिशन कौन होगी, इस चीज को ऑर्केस्ट्रेट करना, इस चीज को लीड करने वाला कौन होगा। और जो ज्यादा मजबूती से आगे आएगा, बाहर की जो ताकतें हैं उनको ज्यादा पैसा देंगी। ये तो जाहिर सी बात है। जी ओमकार जी। मान साहब, आखिरी सवाल। ये सुखबीर सिंह बादल पर बार-बार अटैक क्यों हो रहे हैं? मैं बताऊं, देखिए, पहले नरेंद्र चौरा ने इनके ऊपर जब अटैक किया था, उसके बाद 4 महीने बाद उसको रिलीज कर दिया था पंजाब पुलिस ने। उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया जिससे कि वो जेल में रहे। पहले भी वो जमानत पे बाहर आया था, तब भी उसने अटैक किया, और उसके बाद अब वो फिर फ्री घूम रहा है। और पंजाब की राजनीति में देखिए, ये पहला दूसरा अटैक ना मान के चलिए, आपको मैं आज बता रहा हूँ, और शोएब साहब आपके चैनल के माध्यम से मैं एलानिया तौर पे ये बता रहा हूँ कि पंजाब की परिस्थितियां चुनाव आने से पहले बहुत ज्यादा बिगड़ेंगी, हालात बहुत खराब होंगे। जिस प्रकार की हमने कभी कल्पना नहीं करी होगी, उस प्रकार के हालात होंगे अगर केंद्र सरकार यहाँ पे आके इंटरवीन नहीं करती, यहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस नहीं आती, यहाँ पे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस नहीं आती, सीएपीएफ नहीं अगर यहाँ पे लगाई जाती, तो आप यकीन मान लीजिए कि पंजाब के अंदर हालात आने वाले दिनों में बहुत खराब होने वाले हैं। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत प्रेशर है इस वक्त, उनकी एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, उनकी पॉलिसीज कह लीजिए, या थोड़े दिन पहले जिस प्रकार ये भगवंत सिंह मान के जो ओएसडी है भुल्लर, उनको ईडी ने उठाया है। उनके पास जो आपको पता होगा आसमान से पैसे गिरने वाला केस था, उस केस में और अन्य केसेस में जहाँ पे कई अफसरों की तबादले और कई फाइलों की परमिशंस में जो लेन देन का मामला सामने आया, जो स्पष्ट हुआ, वहां से ध्यान भटकाने के लिए साहब, आप मेरी बात का यकीन मान लीजिए कि पंजाब की एक बड़ी सियासी पार्टी का आपको इसके साथ तार जुड़ते हुए नजर आएंगे। और ये कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी अगर होती है, तो ये चीजें सबके सामने खुल के आ जाएंगी। देखिए, निरंतर जो है अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए और ये सिद्ध करने के लिए कि पंथिक लोग जो हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भारत दल के खिलाफ हैं, शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ हैं,
इस प्रकार से ये अटैक्स जो किए जा रहे हैं और ये बड़ा सीरियस है कि जानलेवा अटैक्स। हाँ, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी अटैक हुए, लोग उनको थप्पड़ मार के जाते थे। हमने कई बार देखा है कि वो एक राजनीतिक जुलूस में, एक प्रोसेशन में जा रहे थे, लोग चढ़ के उनको थप्पड़ मार देते थे। उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, लोगों ने अपना आक्रोश उनके ऊपर भी दिखाया। परंतु सुखबीर बादल एक जेड प्लस सिक्योरिटी प्रोटेक्टी हैं, उनके साथ ऐसा होना ये बहुत निंदनीय है। देखिए, राजनीतिक विषय अपनी जगह हैं, परंतु इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। पर आप मान जाइए मेरी बात को और निकल के भी यही आएगा कि ये ध्यान बटाने की, अपने ऊपर से हटा के फोकस दूसरी जगह डालने का प्रयास है और ये हमला वास्तव में जानलेवा था। उनकी बाजू में कई टाँके आए हैं, वो प्रयास उनके सीने पे या गर्दन पे वार करने का था। ये अटेम्प्ट था और ये बहुत सीरियस है और इन चीज़ों को जो है बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और इसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं, मुलव्वज़ हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर, संविधान से ऊपर भारत में ना कुछ था, ना कुछ होना चाहिए। मान साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत बेहतरीन विश्लेषण देने के लिए। दर्शकों से आग्रह है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। मान साहब, सत श्री थैंक यू अकाल, सो मच। नमस्ते, जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद।